सेनाओं में भर्ती के लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर के आई है जिसे नाम दिया गया है अग्निपथ। अग्निपथ को लेकर आजकल काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इस योजना के तहत 4 साल के लिए शुरू में सेना में भर्ती होगी। थल सेना, नौसेना, वायुसेना में शुरुआती भर्ती 4 साल की होगी और उसके बाद फिर 25% लोगों को, उन 25% अग्निवीरों को आगे स्थायी तौर पर सेना में नौकरी दी जाएगी। इसे लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है उन छात्रों से कि आप हिंसा मत कीजिए, विरोध करने के दूसरे भी तरीके होते हैं। अब हम आपको इस योजना के बारे में बताते हैं कि इससे किसे कितना लाभ होगा, किसे कितना नुकसान होगा। कोई भी योजना आती है उसके दो पक्ष होते हैं, उससे नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। नफ़ा किसका, नुकसान किसका। इसी पर हम एक एक पॉइंट को लेकर के, एक एक मुद्दे को लेकर के विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार को क्या फ़ायदा होगा। सरकार को निश्चित तौर पर पैसों की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और इस बात को स्वयं सरकार भी स्वीकार कर चुकी है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा जो सरकार को फ़ायदा होगा? निश्चित तौर पर ये उन युवाओं का, उन लोगों का नुकसान होगा जिन्हें नौकरी दी जाएगी 4 साल के लिए। क्योंकि इस 4 साल के लिए न सिर्फ उन लोगों को कोई पेंशन, कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी जो कि 4 साल बाद ये नौकरी छोड़ देंगे, यानी कि 75% लोगों को, बल्कि उन लोगों को भी जिन्हें सेना में स्थायी नौकरी मिल जाएगी उनके भी 4 साल की ग्रेच्युटी और पेंशन का नुकसान होगा। क्योंकि उनकी नौकरी, उनका जो सेवा काल है उसकी गिनती 4 साल बाद से शुरू होगी और इन 4 सालों के लिए उन्हें भी ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर जो वित्तीय नुकसान है वो पूरी तरह से युवाओं को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। इस समय हम देख रहे हैं यूक्रेन में क्या स्थिति है, और यूक्रेन में जो स्थिति है उसमें रूस से लड़ाई में वहाँ के आम लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं। अब आप सोचिए कि यदि भारत जैसे देश में एक ऐसा पूल तैयार हो जाए, बहुत सारे लोग जो सेना की बेसिक ट्रेनिंग हासिल किए हुए हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो लोग देश के लिए लड़ सकते हैं। यदि कोई ऐसा मौका आता है तो न सिर्फ जो हमारी सेना की स्ट्रेंथ है वो हमारे काम आएगी, बल्कि जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, जो सेना की ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, वो भी हमारे काम आएंगे और देश के लिए लड़ सकेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा सरकार भी गिना रही है कि सेना का प्रोफाइल यंग होगा। निश्चित तौर पर सेना का प्रोफाइल युवा होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये लोग 4 साल बाद जहाँ कहीं भी जाएंगे और आप इन्हें नौकरी में यदि 4 साल की उम्र की छूट देते हैं तो जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ का आपका प्रोफाइल ओल्डर होगा, यानी कि उनकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी औसत उम्र बढ़ जाएगी। चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे वो आपकी सरकारी कंपनियां हों या फिर मंत्रालय हों। तीसरी बात, सेना को फ़ायदा क्या होगा? सेना को एक और फ़ायदा होगा, जो चयन प्रक्रिया है वो 2 स्तर की हो जाएगी। आप एक बार प्रारंभिक परीक्षा लेकर के सारी जो आप अर्हताएँ देखते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं फिज़िकल या फिर रिटन एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें पूरी करने वालों को आप एक बार ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनमें दोबारा 4 साल बाद छँटनी करते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद और सारी चीज़ें सीखने के बाद डिसिप्लिन और दूसरे जो स्टैंडर्ड हैं उन पर कौन लोग 25% हैं जो आगे बढ़ने के काबिल हैं। यानी कि सेना का जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा वो 2 स्तर का हो जाएगा, एक शुरुआती स्तर पर और दूसरा 4 साल बाद। तो इस तरह से जो 25% आगे बढ़ेंगे वो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्रीम जो रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि इसमें नुकसान क्या है। एक नुकसान भी है, एक रिस्क भी है। जब शुरुआती नियुक्ति होती है, शुरुआती जो ज्वाइनिंग होती है, उसमें सेना के लोग या भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग किसी को भी नहीं जानते हैं। उनके लिए सब बराबर हैं और जो भी स्कोर होता है उनके रिटन एग्ज़ाम में, फिजिकल में, उसी के आधार पर सेना में उनकी नियुक्ति होती है, सेना उनको चुनती है। लेकिन जब 4 साल की सर्विस होगी, उस सर्विस के दौरान
कौन अपने अधिकारियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कितना करीब आ पाया, कैसे रिश्ते बने, इसका भी काफ़ी कुछ असर देखा जाएगा आगे की चयन प्रक्रिया में। सर्विस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा जाएगा वो भी देखा जाएगा, और इस तरह से एक रिस्क ये है कि कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकता है जो अगली चयन की प्रक्रिया होगी वो। इसके अलावा नुकसान की हम बात करें तो युवाओं का क्या नुकसान होगा। पेंशन और ग्रेच्युटी की बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चाहे वो स्थायी रूप से सेना में आगे बढ़ें 4 साल बाद, या फिर वो छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाएं, दूसरी नौकरी करें, 4 साल का नुकसान उनका हर हाल में होगा, क्योंकि दूसरी नौकरी के लिए भी वो 4 साल लेट हो चुके होंगे, यानी कि उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कम हो चुकी होगी 4 साल की। उसके अलावा दूसरी नौकरी के लिए योग्यता हासिल करने में कहीं ना कहीं देरी हो सकती है। जो आप 4 साल सेना को देंगे, उस 4 साल में यदि मान लीजिए कि आपने जिस ट्रेड में या जिस भी विशिष्टता के लिए आपको प्रशिक्षण दिया गया है, सेना के जिस रेजिमेंट में थे आप वहाँ जो भी काम करते थे, उसके लिए तो योग्यता का सर्टिफिकेट आपको सेना से मिल जाएगा। लेकिन यदि आप किसी ऐसी नौकरी में जाना चाहते हैं जहाँ दूसरे तरह के स्किल्स की ज़रूरत हो, तो आपको नुकसान होगा। जो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरे छात्र हैं, वो इन 4 सालों में वो योग्यता हासिल कर रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाएंगे। इसीलिए एक डर ये भी है कि जो 4 साल के लिए अग्निवीर जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना काम, सेना का काम पूरे समर्पण से करने की बजाय 4 साल बाद दूसरी नौकरी कैसे मिले, इसके लिए अपने आप को तैयार करने में ज़्यादा ध्यान देंगे। यदि ऐसा है तो ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक बात होगी। इसके अलावा युवाओं को दूसरी परीक्षा फिर से देनी होगी। उन्हें छूट मिलेगी सिर्फ उम्र सीमा में, और जो रिजर्वेशन होगा उस आधार पर उन्हें जो छूट मिलेगी वो छूट मिलेगी। लेकिन योग्यता हासिल करने में एक रिदम जो होता है एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई का जो एक रिदम होता है, वो कहीं ना कहीं टूटता है। जब आप नौकरी करने लग जाते हैं, आप उस स्तर पर पढ़ाई नहीं कर सकते। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन लोगों का नुकसान होगा जो अग्निपथ को चुनेंगे। इसके अलावा अगला मुद्दा ये है कि विभिन्न विभागों ने, मंत्रालयों ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम जो अग्निवीर होंगे उनको अपने यहाँ नौकरी में प्राथमिकता देंगे। किसी ने कहा है कि 10%, रक्षा मंत्रालय ने स्वयं कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में और मंत्रालय में उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा नौकरियों के लिए। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो 10% है, इसका मतलब ये नहीं कि जो 75% लोग 4 साल बाद अग्निवीर बन करके सेना से बाहर हो रहे हैं उनका 10%। ये 10% वो होगा जो कि मंत्रालयों का 10% होगा, उनके विभागों का 10% होगा। इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो उतनी नौकरी हो सकता है कि नहीं मिल पाए जितने लोग की अग्निवीर बन करके बाहर आएंगे। निश्चित तौर पर हर आदमी नौकरी के लिए नहीं जाएगा। कुछ लोग हो सकता है कि वहाँ से जो पैसे कमाएं, और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से कुछ आमदनी हो जाएगी, एक मुश्त पैसा मिलेगा, तो उसका वो बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वो आगे की पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस पैसे का। तो ये खास करके जो लोग गरीब हैं और आगे की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं या अपना कोई कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, योग्यता है, उनके अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, तो उनके लिए ये योजना काफ़ी कारगर साबित होगी, काफ़ी अच्छी साबित होगी। अब सवाल एक और उठता है कि यदि सरकार इस योजना के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो क्या वो 100% गारंटी दे सकती है कि जो लोग भी सरकारी नौकरी चाहें या फिर सरकारी उपक्रमों में नौकरी चाहें या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ही सही, सरकार 100% नौकरी की गारंटी दे सकती है कि जब आप 4 साल आपके पूरे होने वाले होंगे, उससे 2 महीने या 3 महीने पहले ही हम आपको 100% नौकरी की गारंटी देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको नौकरी हो जाएगी और उस पे स्केल से नीचे नहीं होगी जिस पे स्केल पर आप छोड़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल 40,000 रखा गया है कि चौथे साल में आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, तो उससे कम पे स्केल पर आपको नौकरी नहीं होगी और हम आपके लिए नौकरी की गारंटी देते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कि जो युवा आज इस योजना का विरोध कर रहे हैं वो इस योजना का समर्थन करने लगेंगे। रही बात हंगामे की,
तो देखिए, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं है। विरोध करने की, जैसा कि मैंने पहले कहा, और भी तरीके हो सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई जबरन आपसे नहीं कह रहा कि आप अग्निपथ योजना का हिस्सा बनिए, आप सेना में जाइए। यदि आपको योजना नहीं पसंद है, यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अग्निपथ से पहले भी सेना में नहीं जाना चाहते थे, वो नहीं जाते हैं। और यदि सेना में भर्ती के लिए सरकार ने एडवर्टीजमेंट निकाला, सरकार ने कोशिश की और उस संख्या में लोग नहीं आए जितनी ज़रूरत है, तो यकीन मानिए कि निश्चित तौर पर सरकार विवश होगी इस योजना को बदलने के लिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। आपको पसंद नहीं है तो आप ही इस योजना का हिस्सा मत बनिए। तो ये कुछ बातें आपसे कहनी थी। एक बार फिर कहता हूँ, हिंसा किसी बात का समाधान नहीं है। हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए। आप रैलियाँ निकालिए, शांतिपूर्ण रैलियाँ निकालिए, आप धरना दीजिए, बेशक दीजिए। आप अपनी बात जताइए, आप मेल भेजिए प्रधानमंत्री को, आप मेल भेजिए रक्षा मंत्री को, आप पत्र भेजिए, आप जिस भी तरह से अपना विरोध जताना चाहते हैं जताइए। आप हड़ताल कीजिए, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। आप जो ट्रेनें चला रहे हैं, आप जो बसें चला रहे हैं, इस सब में कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है। और वो हमारे आपके भाई बहन हैं, हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं कि कहीं किसी काम के लिए ना निकल पा रहे हों। आपके परिवार के लोग भी हो सकता है किसी काम के लिए ना निकल पा रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, दूसरों को परेशानी हो ऐसे काम मत कीजिए। तब हो सकता है कि न सिर्फ छात्र बल्कि जो दूसरे आम नागरिक हैं वो भी आपकी बात को समझें और आपको समर्थन दें।